उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हमारे साथ हैं। बिहार की धरती पर आए और आए कहां से हैं? बुद्ध के अवशेष लेके प्रधानमंत्री के विशेष दूत के रूप में रूस गए थे और वहां से सीधे बुद्ध की धरती पर ही आए हैं। केशव जी, बुद्ध की धरती से बुद्ध की धरती, क्या है आप लोगों का प्रोग्राम, कार्यक्रम? क्योंकि महागठबंधन तो अभी सीट बांटने में ही जद्दोजहद में है, न मुख्यमंत्री का चेहरा दे पाया। आप लोग तो बहुत आगे निकल रहे हैं लग रहा है। देखिए, महागठबंधन का राजनीतिक भविष्य बिहार की राजनीति में समाप्त प्राय है। जो लगातार बयान वीरता में पीछे नहीं है, लेकिन उनकी सीट का बंटवारा तक अभी तक नहीं हो पाया है। वो भारतीय जनता पार्टी का जो गठबंधन है एनडीए, उसका मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इस समय एनडीए के पक्ष में बिहार की जनता चुनाव लड़ रही है और चुनाव जिता रही है, और मुझे लग रहा है कि हम 2006-2025 में दोहराने जा रहे हैं। 2006-2025 में दोहराने जा रहे हैं, लेकिन दिक्कत तो आपके यहाँ भी थी। कभी मांझी नाराज, कभी कुशवाहा नाराज, तो इसका असर आपके गठबंधन पे नहीं पड़ेगा? नाराज होना, डिमांड करना, सीट मांगना, वो एक अलग इशू होता है, लेकिन अंत में सब क्या है? अगर सीट नहीं मांगेंगे तो फिर उनको मिलेगी कैसे? सीटों को मांगना उनका अधिकार है। जिसमें जाकर के कहीं बातचीत बनती है तो उसको लेकर के सब अपने अपने प्रत्याशी घोषित कर चुके हैं। सब लोग चुनाव के मैदान में हैं। चुनाव में हम लोग कह सकते हैं कि आज अगर 80% पर आगे बढ़ चुका है हमारा एनडीए, तो 20% पर अटका हुआ इंडी गठबंधन। एक सवाल बताइए जरा कि नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेके बहुत दिक्कत है। आप देखिए, उप मुख्यमंत्री हैं, आपके पास भी एक मुख्यमंत्री, यहाँ भी दोनों उप मुख्यमंत्री, उनसे बात करो। जो सत्ता में वो कहते हैं ऑल इज वेल, लेकिन विपक्ष के लोग कहते हैं कि वो तो उनके व्यवहार देख लीजिए, उनका सार्वजनिक जीवन में जब वो आते हैं तब किस तरह से अनएक्सपेक्टेड रूप से वो काम करते हैं। वो मेंटल स्टेटस पे उनके सवाल उठाते हैं और कहते हैं ही इज़ नॉट फिट फॉर द ऑफिस। मुद्दा विहीन जो लोग होते हैं वह इस प्रकार की बातें करते हैं। महागठबंधन के पास, राष्ट्रीय जनता दल के पास, कांग्रेस के पास कोई मुद्दा नहीं है। श्री नीतीश कुमार जी जैसा सफल शासक, जिसके आगे ये कहीं टिक नहीं पा रहे हैं, बिहार छोड़ करके भाग नहीं रहे हैं, बाकी सब कुछ इनकी जनता ने मतलब इनकी हवा निकाल दी है। और वह ऐसे मुख्यमंत्री के ऊपर अगर कोई इस प्रकार के आरोप लगाते हैं, इस प्रकार के सवाल करते हैं, तो मुझे लगता है कि यह एकदम राजनीति का बचकानापन है। और इस प्रकार की बातें इतने वरिष्ठ नेता के बारे में करने का कोई औचित्य नहीं है। श्री नीतीश कुमार जी कल भी चुनावी सभा को संबोधित करके आ रहे हैं। लगातार बिहार को एक नए मुकाम तक पहुंचाने के लिए उन्होंने काम किया है, एक परिणाम दिया है, और हर घर में नीतीश कुमार जी हैं। जैसे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी देशवासी और बिहारवासी के हर दिल में आस्थान जगह बनाए हुए हैं, वैसे ही नीतीश कुमार जी का आस्थान है। आप सह प्रभारी भी हैं, तो सह प्रभारी के रूप में आप क्या न्यूज़ 8 इंडिया पे कह सकते हैं कि सरकार बनने के बाद, अगर बनती है आपकी सरकार, तो नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे? जब हम उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं तो उसको लेकर के कोई शंका किसी को क्यों है? किसी को शंका नहीं होनी चाहिए। नीतीश जी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रहे हैं, नीतीश जी के नेतृत्व में सरकार बनाएंगे, नीतीश जी के नेतृत्व में बहुत बड़ी विजय प्राप्त करेंगे। और ये जो फर्जी वादा करने वाले हैं, फर्जी आरोप लगाने वाले हैं, संविधान का माखौल बनाने वाले हैं और संवैधानिक संस्थाओं पर मिथ्या मतलब आरोप लगा करके और सोचते हैं कि उनको इससे कोई वोट बैंक हासिल हो जाएगा, तो अब वह युग चला गया। आज का युग भाजपा का युग है, एनडीए का युग है, मोदी जी का युग है, और बिहार में मोदी जी नीतीश जी की जोड़ी का युग है। एक सवाल है कि चूंकि आप बीजेपी में आने से पहले से आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद, आप नहीं चाहेंगे कि लगातार पिछलग्गू ही बने रह गए आप लोग यहाँ पर, आप नहीं चाहेंगे कि बीजेपी का मुख्यमंत्री हो? जैसे बीजेपी का मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश में, बिहार में बीजेपी का मुख्यमंत्री क्यों नहीं बन रहा है? ऐसी आज हमें बिहार में आवश्यकता नहीं महसूस होती है। जैसे बिहार में नीतीश कुमार जी के नेतृत्व हम सरकार चला रहे हैं, इसको हम नहीं मानते कि भाजपा और जनता दल यू में कोई अंतर है। एक सफल शासक, अगर माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश में सरकार चल रही है और हमारे गठबंधन का कोई दल इस प्रकार का दावा करेगा तो वो उचित नहीं है, मर्यादित नहीं है। और माननीय नीतीश कुमार जी सफलतापूर्वक देखना अगले कार्यकाल को भी बहुत अच्छे से चलाएंगे और विकसित बिहार बनाएंगे, विकसित भारत के साथ साथ। अच्छा, वो बताइए, आप सह प्रभारी हैं, डर नहीं लगता कभी आप लोगों को कभी यू टर्न मार दें? पता देखिए, मार तो चुके हैं कई बार यू टर्न, तो आपकी गारंटी कैसे कि इस बार यू टर्न नहीं मारेंगे या नहीं मार सकते हैं? देखिए, ये जो आपके दिमाग में है या आपके सवाल में है, मैं आपको ये बता दूं, वह अब समय बीत गया है। अब श्री नीतीश कुमार जी भली प्रकार समझ गए हैं कि श्री लालू प्रसाद यादव जी की जो फैमिली है वह कभी भी भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी से और जंगल राज की मानसिकता से मुक्त नहीं हो सकती है। इसके कारण से उनसे उन्होंने पिंड छुड़ाया, और जो वास्तविक कहिए कि गठबंधन है
भाजपा और जनता दल यू का उस गठबंधन का साथ चुना और अनेक मंच से उन्होंने कहा कि अब मैं कभी भी भाजपा का साथ छोड़ करके अलग नहीं जाऊंगा। और यह बात जब सार्वजनिक मंच से उन्होंने कह दिया तो उसके बाद कुछ बकाया नहीं रहता। रही कांग्रेस की बात, जो कांग्रेस उस गठबंधन में है, कांग्रेस का कोई अस्तित्व ही बिहार में मुझे दिखाई नहीं देता। इतनी बड़ी वोटर अधिकार यात्रा की उन्होंने और कहा कि वोट चोरी हो रही है और हम होने नहीं देंगे, और आप कह रहे हैं कोई अस्तित्व ही नहीं उनका। कोई अस्तित्व नहीं है। हवाबाजी, मीडियाबाजी, और दो तीन राज्यों में जो उनके सरकार और उनके गठबंधन के मुख्यमंत्री उनको बुला लेने से, बिहार का अपमान कर देने से कांग्रेस को सम्मान नहीं मिल जाएगा, कांग्रेस को सीटों में विजय नहीं मिल जाएगी। बिहार स्वाभिमानी राज्य है और बिहार का अपमान करने वालों को किसी भी कीमत पर बिहार बर्दाश्त नहीं करेगा, और इसका ब्याज के साथ हिसाब चुकता करने का काम बिहार के विधानसभा चुनाव में लोग करने जा रहे हैं। अच्छा, एक बात बताइए केशव जी, प्रशांत किशोर वो तो आपकी पार्टी के स्ट्रेटेजिस्ट रहे और गुजरात से लेके पूरे देश में उन्होंने स्ट्रेटेजी बनाई, अब तो आप ही खिलाफ स्ट्रेटेजी बना रहे हैं, तो तब अगर वो सफल थे तो अब असफल कैसे हो जाएंगे और नुकसान किसका कर रहे हैं? आरजेडी कह रही वो तो उन्हीं का वोट काट रहे हैं जिनके लिए रणनीति बनाते थे। किंग मेकर किंग नहीं हो सकता है। वो चुनाव लड़ा सकते हैं, चुनाव लड़ नहीं सकते। चुनाव जिता सकते हैं, जिसकी हवा चल रही उस नाव में बैठ करके। भारतीय जनता पार्टी की माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2014 में आंधी चल रही थी, अब वो कह दें कि हमने जिता दिया है तो ये तो स्वयं विचार करें कि वो जिता दिए हैं कि जनता उनको जिताई है। तो ये एक अलग विषय है। लेकिन श्री प्रशांत किशोर जी इस चुनाव में मुझे लगता नहीं है कि वो कहीं से कोई प्रासंगिकता रखते हैं। लेकिन जिस तरह का आरोप उन्होंने सम्राट चौधरी के खिलाफ लगाया, 7वीं फेल किसी को 9वीं फेल, मर्डर का आरोपी, और मंगल पांडे पर, दिलीप जायसवाल पर, इन आरोपों पर क्या कहें केशव जी? मैं यही कहूँगा कि श्री प्रशांत किशोर जी जो पिछड़े वर्ग के नेता हैं, विशेष तौर से अनुसूचित वर्ग के नेता हैं, जो दबे कुचले समाज के लोग हैं, उनको टारगेट करने का काम कर रहे हैं। और उनको टारगेट करने से वो एक भी वोट हिला नहीं सकते, अपने वोट गंवा सकते हैं। जो कहीं जमानत बचाने के लिए भी पाने की हैसियत होती तो वह भी अब खत्म हो गई। इस प्रकार के आरोप लगा, इस प्रकार के मिथ्या आरोप लगाने का कहीं पर भी कोई असर नहीं होता। अन्यथा श्री लालू यादव जी का साथ छोड़ करके बिहार कब के चला गया होता। वो तो चारा घोटाले के आरोपी हैं, वो तो नौकरी देने के बदले ज़मीन लिखाने के आरोपी हैं। इस प्रकार के तमाम उनके ऊपर आरोप हैं। तो ये श्री प्रशांत किशोर जी, मतलब उन्होंने सोचा था कि जैसे हम किसी दल के लिए योजना बनाते हैं, इस प्रकार से आरोप लगाते हैं और उसका जिस दल के साथ वो खड़े होते हैं उसको उससे फ़ायदा हो जाता है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत चट्टान है और एनडीए बिहार में हिंदुस्तान का सबसे मजबूत गठबंधन, कोई भी गठबंधन हो, सबसे मजबूत गठबंधन एनडीए का बिहार में है। नीतीश जी के नेतृत्व में हम लोग चुनाव लड़ रहे हैं, जीत रहे हैं और बहुत बड़े अंतर से जीत रहे हैं। अच्छा, असदुद्दीन ओवैसी बिना आए राजनीति में जब तक उनकी एंट्री न हो तब तक तो काम खत्म होता नहीं। अब आरजेडी कह रही वो तो बीजेपी की ही बी टीम है, बीजेपी उनको लाती है, बीजेपी उनको लड़वाती है और हमें हरवा देती है। हम तो कह रहे हैं कांग्रेस की और राष्ट्रीय जनता दल की बी टीम ओवैसी जी भी हैं और प्रशांत किशोर जी भी हैं। ये उसका तो आरोप साबित हो गया है कि उन्होंने उन राज्यों से उनको फ़ायदा पहुंचाया जा रहा है, पैसा उपलब्ध कराया जा रहा है जो राज्य कांग्रेस शासित हैं, जो भाजपा विरोधी पश्चिम बंगाल जो सरकार है ममता बनर्जी जी की, वहाँ से उनको फंडिंग हो रही है। ये फंडिंग वहाँ से क्यों हो रही है? तो हम लोग ये नहीं देख रहे हैं कि कौन इस चुनाव के मैदान में है। हम लोग ये देख रहे हैं कि एनडीए का गठबंधन एकजुट है और वो जीत रहा है। इसलिए मैं नारा लगा रहा हूँ बिहार में कि 100 में से 60% वोट हमारा है, 40% में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है, क्योंकि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास यह देखा है यहाँ पर। अच्छा, आप बिहार में हैं, यहाँ के सह प्रभारी, यहाँ पे जाति जनगणना हुई थी, उसके आंकड़े आ गए, उसी हिसाब से आप देखिए कि सबको टिकट देने पड़ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आप भी बहुत दिनों से इसके तो हामी रहे हैं, उत्तर प्रदेश में क्या होगा? नहीं, उत्तर प्रदेश में तो हम लोग तीसरी बार प्रचंड बहुमत से फिर सरकार बनाएंगे। जाति जनगणना की बात जहाँ तक है, नहीं, जाति जनगणना तो अब जो अधिकार भारत सरकार का है उसकी सूचना भी हो गई है। जाति जनगणना होगी, जब भी होगी। हमारी पार्टी में तो वैसे भी न्याय दिया जाता है। अगर आज देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी हैं, तो अगर आप देखें तो देश के प्रधानमंत्री अति पिछड़े वर्ग से श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। और राज्यों के अंदर देखिए कौन मुख्यमंत्री है, कौन उप मुख्यमंत्री है, कौन केंद्र में मंत्री है, ये सारा जब देखेंगे तो भारतीय जनता पार्टी सही मायने में सबका साथ, सबका विकास, सबको सम्मान, सबको स्थान देने का काम कर रही है और एनडीए को एकजुट करके लेकर के आगे बढ़ने का काम कर रही है। अखिलेश यादव भी आए थे आपके और अखिलेश यादव के बीच जो बयानों के तीर चलते हैं उत्तर प्रदेश में ना, पूरा देश देखता है, कभी आप ट्विटर पे, कभी आप मीडिया में, तो वो भी आए थे और आने वाले भी हैं। नहीं, वहाँ में उनको स्वागत है, उनको यहाँ से पराजय का सर्टिफिकेट दे करके जनता भेज देगी।
समाजवादी पार्टी की न तो बिहार में कोई हैसियत है, न उत्तर प्रदेश में कोई हैसियत है। वो गुंडों के बल पर, अपराधियों के बल पर, माफियाओं के बल पर 2012 से 2017 तक मुख्यमंत्री रह लिए। तब उनको किसी की याद ही नहीं आई थी, ना पिछड़ों की याद आई, ना दलितों की याद आई, ना गरीबों की याद आई, ना महिलाओं की याद आई। अब ढोंग करने का काम करेंगे तो आज की तिथि में उत्तर प्रदेश की जनता उनके समर्थन में नहीं है। उत्तर प्रदेश माननीय मोदी जी के साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ मजबूती से खड़ा। मेरा आखिरी एक दो सवाल है, बच गया, वो इसलिए भी बच गया कि आज गृहमंत्री भी, आप गृहमंत्री भी हैं, आप भी हैं, पूरे मुख्यमंत्री बीजेपी शासित राज्यों के जिस स्केल पे आप लोग प्रचार कर रहे हैं उधर तो कुछ दिखाई अभी नहीं दे रहा है। 1 सितंबर को राहुल गांधी आखिरी बार यहाँ आए थे और उसके बाद से 1.5 महीने का गैप हो गया। तो आपके प्रचार का तरीका जो है वो अब आगे कैसे बढ़ने वाला है, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि पूरा देश प्रधानमंत्री को छोड़ के यहीं पे आया हुआ है। देखिए, हमारा बूथ सबसे मजबूत इस भाव से हमारा कार्यकर्ता काम कर रहा है। अगर हमारे पास सर्वाधिक मुख्यमंत्री हैं, सर्वाधिक उप मुख्यमंत्री हैं, सर्वाधिक राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, केंद्र सरकार के मंत्री हैं, तो अगर हमारे आ रहे हैं तो ये तो हमारी जनता का, हमारे ऊपर जनता का आशीर्वाद है, हमारी पार्टी पर जनता का आशीर्वाद है। और उनको अगर इससे जलन हो रही है तो वो भी मेहनत करें। वो पसीना नहीं बहाना चाहते, लोगों को भड़काना चाहते हैं, झूठ बोलना चाहते हैं, अफवाह फैलाना चाहते हैं, विदेशी शक्तियों के इशारे पर बयानबाजी करके देश का माहौल ख़राब करना चाहते हैं। लेकिन भारत की जनता देशभक्त जनता है और मोदी जी के साथ खड़ी है, भाजपा के साथ खड़ी है, एनडीए के साथ खड़ी है। इससे उनको कुछ हासिल नहीं होगा। लेकिन हमारे पास नेतृत्व है, हमारे पास अगर पूरे देश के अंदर सभी राज्यों के हमारे मुख्यमंत्री एक एक करके यहाँ पर आ रहे हैं, ये तो स्वागत है। बिहार स्वागत कर रहा है, बढ़िया ज़बरदस्त नामांकन की समर्थन में जनसभाएं हो रही हैं। कल मैं भी 2 जगह गया था, आज फिर 3 जगह जा रहा हूँ। लेकिन वो तो कह रहे हैं कि आप जो है समाज को बांटने का काम आप कर रहे हैं, बुर्के की सियासत आप करते हैं। आप कह रहे हैं कि बुर्का हटा करके चेक करना चाहिए। देखिए, फर्जी वोटों के बल पर समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश के अंदर और राष्ट्रीय जनता दल बिहार के अंदर गुंडागर्दी के बल पर, फर्जी वोटों के बल पर सत्ता का स्वाद चख लिए हैं। अब सत्ता के बिना, ये पानी के बिना जैसे मछली तड़पती है, सत्ता के बिना कांग्रेस हो, राष्ट्रीय जनता दल हो, समाजवादी पार्टी हो, ये सब तड़प रहे हैं और उस तड़पन में इस प्रकार के आरोप लगा रहे हैं। अरे अगर कोई फर्जी वोट रोकने के लिए चुनाव आयोग ने निर्देश दिया है कि कोई फर्जी वोटर है तो महिला को महिला ही चेक करेगी, ये तो नहीं कहा गया है कि महिला को पुरुष चेक करेगा। अगर महिला को महिला चेक करेगी उसमें भी सवाल, घुसपैठियों को वोट कटेगा उसमें भी सवाल, 2 जगह वोट है 1 जगह वोट करेंगे तो भी सवाल, जो स्वर्गवासी हो गए उनका वो नाम कटेगा तब भी सवाल। तो जनता समझ नहीं, इतनी मूर्ख जनता नहीं है, जनता समझती है। इसीलिए इनको लगातार देश के अलग अलग राज्यों में सजा देने का काम जनता ही कर रही है। 2024 में इनका झूठ थोड़ा सा चल गया था लोकसभा चुनाव में, और उस झूठ के आधार पर इनको लगा कि इनका गुब्बारा बहुत बड़ा फूल गया है। लेकिन गुब्बारे की हवा हरियाणा में निकाल दिया। वहाँ विधानसभा का चुनाव हुआ, कांग्रेस चारों खाने चित्त हो गई। महाराष्ट्र में विधानसभा चुनाव हुआ, प्रचंड बहुमत से हम लोग जीते। दिल्ली विधानसभा का चुनाव हुआ, 26 साल बाद वहाँ हमारी सरकार बनी। बिहार में फिर एक बार एनडीए की प्रचंड बहुमत की सरकार बनने जा रही है। तो यही कहते हैं वोट चोरी से बनी ना, राहुल गांधी हाइड्रोजन बम फोड़ेंगे, कह रहे हैं वोट चोरी से ही बनी। तो देखिए, उनके हाइड्रोजन बम, ये दीपावली आ गई है ना, मैं सबको शुभकामना देते हुए कहूँगा, ये यहाँ हम लोग बचपन में चिटपुटिया छुटाते थे, मतलब एक कैसे तो उनका छोटा पटाखा। तो उनका हाइड्रोजन बम हो, चाहे एटम बम हो, चाहे भूकंप हो, वो छोटा पटाखा बन करके रह जाता है। इसीलिए मतलब ये देश के नेता प्रतिपक्ष को छोटा सा बच्चा भी गंभीरता से नहीं लेता, कांग्रेस के नेता भी गंभीरता से नहीं लेते। वह व्यक्ति राजनीति करने की जगह केवल मनमानी कर रहा है। मेरा आखिरी सवाल आपसे, कुछ दिन पहले आजम खान जेल से रिहा हुए थे, आपके प्रदेश का सवाल, इसलिए मैं बिहार की धरती से भी पूछ दे रहा हूँ, पॉलिटिकल सवाल है। अब उनसे मैंने पूछा योगी आदित्यनाथ के साथ तो आपकी हंसते हुए तस्वीर आई थी, फिर बाद में क्या हो गया? बोले बाद में मैं अपराधी हो गया, मेरे ऊपर तो मुर्गी चोरी के मुकदमे डाल दिए गए, इतने बड़ा मेरे ऊपर 113-14 मुकदमे डाल दिए गए, 350 मुकदमे परिवार में डाल दिए गए। और लास्ट में जब मैंने पूछा कुछ प्रधानमंत्री से कहना चाहते हैं, क्योंकि आपने संसद में उनको बादशाह कहा था, तो बोले कि हाँ उस समय तो प्रिंट ड्रॉप साइलेंस हो गया था। तो उन्होंने एक शब्द का इस्तेमाल कर दिया प्रधानमंत्री के लिए कि कह दीजिए रहम करें मेरे ऊपर। देखिए, इस देश के किसी भी प्रदेश में किसी भी व्यक्ति के खिलाफ, वह राजनीतिक व्यक्ति हो, गैर राजनीतिक व्यक्ति हो, अगर किसी भी प्रकार का अपराध करता है तो उसके खिलाफ वह अभियोग दर्ज होता है। फिर उसके विरुद्ध अगर किसी को शिकायत होती है, वो न्यायालय की शरण में जाता है और न्यायालय से बड़े बड़े फैसले आते हैं